वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है आज के थॉट के साथ और हमारा थॉट है वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू द बेड विद सेटिस्फैक्शन। देखिए, रोज आपका जो दिन का शुरुआत होता है तो आप रोज एक डेली प्लानर के हिसाब से चलना चाहिए आपको, और चलते भी होंगे। और डेली प्लानर ये होता है कि आज मेरे टारगेट्स क्या हैं, मुझे क्या अचीव करना है। तो मुझे जो अचीव करना है उसके हिसाब से मैं सोच कर चलता हूँ, मैं डिटरमिन करता हूँ कि यार मुझे आज ये करना है। और फाइनली जब मैं बेड पर जाता हूँ, यानी जब मुझे रात को सोना है, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने जो गोल डिसाइड किए थे मैंने उसको मैक्सिमम अचीव किया है। तो अगर आपको ये फीलिंग आएगी तो आप समझ लीजिए, अगर ये फीलिंग आपको आ गई तो यानी कि आपने वास्तव में वो कार्य किया है और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो अपने उस बड़े गोल को छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड कीजिए, डेली का एक प्लानर बनाइए और अपने रोज के गोल्स को कंप्लीट कीजिए। और उन सेटिस्फेक्शंस के साथ आप देखेंगे चीज़ें कितनी आसानी से कंप्लीट होती चली जाती हैं। चलिए, इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्तुगीज़ हैं, एक फुटबॉलर हैं, और उनको अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और आपको पता भी होगा, लेकिन मैंने शामिल किया, एक अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेबल पर रखी हुई 2 कोक बॉटल्स को क्या किया, साइड करते हुए वाटर की बोतल उठा करके पीना शुरू किया और कहा कि ड्रिंक वाटर। और ये स्टेटमेंट काफ़ी था उनके फैंस के लिए। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व क्या होता है। एक व्यक्तित्व क्या होता है कि बस उसके एक इशारे भर से कोई आपकी मार्केट किसी कंपनी की डाउन हो सकती है या बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, उससे एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा कोका कोला कंपनी को। आफ्टर द क्रिस्टियानो रोनाल्डो snub, Coca-Cola lost the $4 billion. Are you getting my point? The market valuation of the Coca-Cola went from $242 billion to $230 billion. आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस है। Thereby registering a fall of $4 billion after the Cristiano Ronaldo moved the two soft drink bottles aside as he spoke to the media ahead of the Portugal's फर्स्ट गेम इन यूरो 2020। आर यू गेटिंग मी? तो ये 16 जून की खबर थी और मैंने आपको ये प्रोवाइड कराई है। बस एक मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको शेयर किया। ठीक है, देन कोको कोला शेयर प्राइस स्लिप्ड फ्रॉम 56 रुपीज़ 10 पैसे टू 55 रुपीज़ 22 पैसा, translating to a 1.6% drop almost immediately after the Cristiano Ronaldo moved to Coca-Cola bottles aside and followed it by the holding up a water bottle before saying aqua. Yeah. ओके, सो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा थर्माकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो मैं आपको बता देता हूं ये कौन सी राज्य सरकार है। ये बिहार राज्य सरकार है। नीतीश गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपसे ये प्रश्न है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भारत में कौन सा संस्थान है जिसने इसको अभी हाल ही में होस्ट किया है? तो भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है, भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है उसने इसको क्या किया है, उसने इसको होस्ट किया है। और इसमें क्या हुआ है, ब्रिक्स के इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में ये हुआ है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में सहयोग दिया जाए। अच्छा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि जो ब्रिक्स है वो 5 देशों का संगठन है जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ठीक है, तो उनके जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनका एक ये संघ है और इसके द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान, शैक्षिक सहयोग में अभिवृद्धि के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कौन शामिल है? हमारे देश का जो आईआईटी बॉम्बे है। अब अगला प्रश्न आता है इसके बाद, राधिका फॉक्स कौन है जो हाल ही में चर्चा का विषय रही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय मूल की राधिका फॉक्स हैं
वो हाल ही में अमेरिका में जल कार्यालय की प्रमुख बनाई गई। ये हैं राधिका फॉक्स। तो इनके बारे में थोड़ा आप देख सकते हैं। अमेरिका जल कार्यालय प्रमुख के लिए भारतवंशी राधिका फॉक्स को सीनेट की मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 14 अप्रैल को इन्हें सहायक जल प्रशासक पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी के पद पर राधिका फॉक्स को नामित किया था। राधिका अभी कार्यवाहक जल सहायक प्रशासक के पद पर नियुक्त हैं। अमेरिकन सीनेट ने पानी से जुड़े हुए मुद्दों की विशेषज्ञ जो भारतीय अमेरिकी राधिका फॉक्स हैं, उन्हें पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी के जन कार्यालय के प्रमुख के तौर पर पुष्टि कर दी है। सीनेट ने उन्हें 43 के मुकाबले 55 मतों से फॉक्स के नाम पर मोहर लगा दी। ठीक है, 43 जो है वो विपक्ष में पड़े हैं और 55 मत जो हैं वो उनके पक्ष में पड़े हैं। 7 रिपब्लिकन सीनेटरों ने फॉक्स की उम्मीदवारी का समर्थन किया। 2 डेमोक्रेटिक सीनेटर ने वोट नहीं डाला और पर्यावरण और लोक निर्माण कार्यों EPW पर सीनेट की समिति के अध्यक्ष टॉम कॉर्पर ने कहा कि फॉक्स का 2 दशकों के करियर में सेवा और उपलब्धि का एक शानदार पेशेवर रिकॉर्ड है। उन्होंने स्थानीय, राज्य और संघीय स्तर पर जल मुद्दों पर कार्य किया। तो मतलब उनके कार्य को देखते हुए ये क्या हुआ है, ये एक सम्मान की बात है प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के लिए कि अगर भारतीय लोग अच्छा कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न आता है जो वीवा टेक है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वीवा टेक यूरोप की एक सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप एक आयोजन है और इस आयोजन को 2016 से लगातार किया जा रहा है। 2016 से लगातार इसको किया जा रहा है और ये कहाँ किया गया है? अभी ये किया गया है आपका कहाँ पर? फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर टू डिलीवर द की नोट एड्रेस एट द वीवा टेक 2021 which has been organized from the 16th to 19th of June 2021. Getting my point? अगर बात करें तो मोदी जी ने वहाँ पर क्या कहा, पूरे विश्व से उन्होंने एक तरह से दरख्वास्त करना होता है, जैसे कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया कि वो चाहें तो भारत के अंदर इतना कुछ है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि टैलेंट हो गया, टैलेंट के क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में, कैपिटल, इकोसिस्टम, कल्चर ऑफ ओपननेस। तो ऐसे वो चाहें तो वहाँ पर उनको इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं ये आपके लिए महत्व रखती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हाँ ये 2 बातें बताना भूल गया मैं। यह आयोजन जो था संयुक्त रूप से पब्लिसिस्ट ग्रुप और फ्रांसीसी जो मीडिया ग्रुप है लेस इकॉज, इसके द्वारा किया गया और यह पर्यावरण के हितधारकों के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, स्टार्टअप प्रतियोगिताएं तथा पुरस्कारों के आवंटन की बात की गई। 17 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जो जून है इसे सूखा एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस, फादर्स डे और रानी दुर्गावती जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में ही मनाया जाता है। तो लेकिन अगर हम वर्ल्ड आपको जानना है कि वर्ल्ड लेवल पर क्या मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये होता क्या है? देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण आप समझ सकते हैं, मरुस्थल जो है वहाँ पर आपको पता है कि उनके ऊपर क्या कर सकते हैं आप कृषि नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी समस्या होती है। तो मरुस्थलीकरण को रोकना है, सूखे को रोकना है, तो इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? इसके लिए जो भी संभव प्रयास हों वैश्विक स्तर पर वो होने चाहिए। तो 2021 में यह दिवस बेकार पड़ी हुई जो भूमि होती है उसे स्वस्थ भूमि में बदलने के उद्देश्य के साथ इसको मनाया गया। और एक और बात आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ये जो दिन है, इस दिन के माध्यम से जो मरुस्थलीकरण है या सूखा है उसका निपटारा कैसे किया जाए, तो उसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता की मांग की गई। ठीक है, अब बात करते हैं 18 जून की। तो 18 जून को हम लोग गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन 18 जून को किसी राज्य ने, अगला प्रश्न है, 18 जून को किसी राज्य ने किस दिवस के रूप में मनाया? मास्क डे के रूप में मनाया। तो आप मुझे बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, उत्तर तो मैंने लिखा ही हुआ है। तो कर्नाटक राज्य ने इसको मनाया है मास्क डे के रूप में या मास्क दिवस के रूप में। तो कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया
और इस दिवस को मनाने का उनका उद्देश्य कोरोना के वायरस की जो महामारी है उसके खिलाफ लड़ाई में मास्क का प्रयोग कितना जरूरी है, और जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो की जा सकती है, एक सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। तो इन सभी चीज़ों के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए ये किया गया और इसे आपका मास्क डे के रूप में मनाया जा रहा है सभी जिलों में। इसके लिए मार्च निकाला गया और जो राज्य के जनप्रतिनिधि हैं या जो भी गणमान्य लोग हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल हुए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इवेंट था। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, BS येदियुरप्पा हैं, और जो राज्यपाल हैं वो वजुभाई वाला हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। जीआई टैग प्रमाणित जो जलगांव केला है, जलगांव जो केला है उसकी किस किस्म या उस किस्म को किस राज्य में वो पाई जाती है, और आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर आपका निर्यात इसको किया गया है भी जलगांव केले को। तो मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में जलगांव केला जो है ये किस्म पाई जाती है जो जीआई टैग प्रमाणित है, और इसे जीआई टैग जो मिल गया था वो कब मिल गया था, सन 2016 में इसको जीआई टैग मिल गया था। फेमस क्यों है, क्योंकि इसमें फाइबर और मिनरल एनरिच्ड है, यानी उसमें काफ़ी मात्रा में ये दोनों पदार्थ हैं जो कि एसेंशियल हैं, और एसेंशियल होने के कारण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस केले को अभी कहाँ पर निर्यात किया जा रहा है, ये किया जा रहा है दुबई में। ठीक है, दुबई में इसको निर्यात किया जा रहा है। अगला प्रश्न आता है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। तो आपको पता ही होगा सत्या नाडेला के बारे में। सत्या नाडेला जो हैं उन्हें अभी हाल ही में चेयरमैन के पद को दिया गया है, और CEO वो ऑलरेडी हैं, तो अब वो CEO एंड चेयरमैन दोनों पद पर आसीन हैं। ठीक है, सत्या नाडेला। ये कब बनी संस्था, ये बनी है 4 अप्रैल सन 1975 को। फाउंडर कौन रहे हैं, फाउंडर रहे हैं इसके बिल गेट्स एंड पॉल एलन, और हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में है। ये आप देख सकते हैं, ये सत्या नाडेला है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है अफ्रीका के केनिया देश के अंदर। ठीक है, तो ये आपका केनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, जर्दालू आम किस राज्य की एक किस्म है, और इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है आपकी बिहार राज्य की एक किस्म है। जर्दालू आम जो है वो बिहार में कहाँ पाया जाता है, भागलपुर क्षेत्र में ये पाया जाता है, और ये जीआई टैग प्रमाणित भी है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम को ये क्या किया गया, ये यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, चीन ने अपने नए स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अभी भेज रहा है। तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है इसमें, 3 को। चीन अपनी स्पेस जो स्टेशन है उनका खुद का तियानहे, उस पर 3 महीने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री को भेज रहा है। इस मिशन का नाम है सेंजू 12, और इस मिशन पर 17 जून को इन्हें भेजा जाना था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई ये कहाँ पर स्थित है और ये क्यों चर्चा में रहा है। तो अनूपपुर जिले में स्थित, ये मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है, अनूपपुर जिला। इस जिले में स्थित जो विद्युत ग्रह है उसमें यूनिट नंबर 5 ने भी क्या किया कि 150 दिन तक अकेले बेसिस पर इन्होंने निर्बाध बिजली का उत्पादन किया, और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। तो ये यूनिट नंबर 5 जो एस्टेब्लिश किया गया था, ये 12 वर्ष पूर्व एस्टेब्लिश किया गया था 9 सितंबर सन 2009 को, और 2009 से ही ये सक्रिय है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सिंगल यूनिट के बेसिस पर वो 15 दिन तक उन्होंने 150 दिनों तक उन्होंने निर्बाध सप्लाई की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए चर्चा में रहा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 16 जून 2021 को जारी होने वाली ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन टॉप बल्लेबाज रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1 पर रहने वाले बल्लेबाज रहे हैं स्टीव स्मिथ। कौन रहे हैं, स्टीव स्मिथ नंबर 1 के खिलाड़ी रहे। अगर हम बात करें टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर, 2nd नंबर के बल्लेबाज रहे केन विलियमसन, और 3rd नंबर पर रहे हैं मार्नस लाबुशाने। ठीक है, और 4th नंबर पर हमारे ही देश के जो विराट कोहली हैं वो 4th नंबर पर रहे हैं।
अगर हम टेस्ट रैंकिंग टीम की बात करें, देखिए अभी तक हमने बात की खिलाड़ियों की, टीम की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड टीम जो है वो नंबर 1 पर आती है। और अगर हम गेंदबाज की बात करें तो वो पैट कमिंस हैं। पैट कमिंस को नंबर 1 पोजीशन दी गई है गेंदबाज के रूप में। और बल्लेबाज में मैंने आपको बता ही दिया आपको, बल्लेबाज में स्टीव स्मिथ हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ जो मई महीने के लिए महिला और पुरुष की अगर हम बात करें तो महिला खिलाड़ी हैं कैथरीन जो स्कॉटलैंड से हैं, और अगर पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो मुशफिकुर रहीम हैं जो बांग्लादेश से हैं। अगला प्रश्न आता है जो प्रताश द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है और ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। देखिए प्रताश द्वीप जो है वो साउथ चाइना में है, साउथ जो चाइना सी है उस क्षेत्र में पड़ता है। और चर्चा का कारण क्या है कि ये टेरिटरी जो है ये ताइवान के कब्जे वाला एक आइलैंड है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें घुसपैठ हुई है चाइना के 28 चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा। ये एक बड़ी घुसपैठ है और ये जो लड़ाकू विमान थे ये परमाणु बम वर्षक क्षमता रखने वाले क्या कहते हैं उसको, वायुसेना के लड़ाकू विमान थे। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए ये प्रश्न भी बहुत महत्व का है। अगला प्रश्न आता है भारत में हरे कवक संक्रमण का पहला मामला किस शहर में सामने आया। मैं इसे बहुत बड़ा क्वेश्चन के रूप में बताना चाहता था लेकिन समय का अभाव है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आज, वैसे भी क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो आप बस इन शॉर्ट रखें याद कि ये इंदौर में इसका पहला मामला पाया गया है। मैं अगर संभव हुआ तो जल्दी इसका वीडियो बनाऊंगा। अगला प्रश्न आता है दुनिया का 5वां महासागर अभी किस पत्रिका के द्वारा घोषित किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका जो है उसके द्वारा बताया गया कि जो आपका अंटार्कटिका रीजन है तो उसके पास जो आपका पानी है, वाटर बॉडी है, तो जिसको हम दक्षिणी सागर के रूप में भी जानते हैं, दक्षिणी महासागर, अब उसे कहा जाएगा। और ये आपका 5वां महासागर बन गया है। कितना बन गया है? 5वां महासागर। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से जो महासागर हैं वो आपके आते हैं इन 5 महासागरों में, और आप बताते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस और मुझे मोटिवेशन मिलने वाला है। चलिए खैर इसी के साथ अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने अभी पुलिस में ट्रांसजेंडर लेवल पर ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दी है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये ओडिशा राज्य के बारे में है। ओडिशा राज्य ने जो है ये स्कीम निकाला है कि ट्रांसजेंडर्स की वो भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। अगला प्रश्न आता है पाइन आइलैंड। पाइन आइलैंड जो ग्लेशियर है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं आपको बता दूं पाइन आइलैंड ग्लेशियर जो है वो चर्चा में क्यों ज़्यादा अच्छा, तो प्रश्न ये होता तो पाइन आइलैंड जो है ये अंटार्कटिका रीजन में है। और अंटार्कटिका रीजन में हो क्या रहा है, पाइन आइलैंड में ग्लेशियर जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो टूट रहे हैं। यह एक ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ धाराओं में से एक है। इस ग्लेशियर की बर्फ बहुत तेज़ी से टूट रही है और आपको पता है जब बर्फ पिघलेगी तो पिघलने के बाद वाटर का लेवल बढ़ेगा, और वाटर का लेवल बढ़ रहा है या बढ़ेगा ये आशंका है कि समुद्र का जो स्तर है वो 0.5 मीटर से 1.6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। और ये एक गंभीर मसला है। इसके कारण जो आपके कोस्टल रीजन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वहाँ पर पानी का भराव हो सकता है। अगला प्रश्न आता है किस राज्य सरकार के द्वारा 50 लाख मेडिसिन किट्स अभी बांटी जाएंगी? तो ये करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, बिल्कुल योगी सरकार। और यह मेडिसिन किट जो है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में प्रदान की जाएगी। ये किट अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार 4 कैटेगरी में बांटी गई है। एक पहली कैटेगरी है 0 to 1 ईयर, सेकेंड कैटेगरी है 1 to 5 ईयर ओल्ड, 5 to 12 ईयर ओल्ड एंड 12 to 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये सुविधा मुफ्त होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि रायथू जो योजना है, रायथू बंधु योजना, ये किस राज्य से संबंध रखती है? तो मैं आपको बता दूं रायथू जो योजना है वो तेलंगाना राज्य की और 2018 से लागू है। ये आज की योजना नहीं है, 2018 से लागू योजना है, इंपॉर्टेंट है।
यह योजना या इस योजना के अंतर्गत हर एक किसान को एक सीजन में 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाते हैं। यह राशि एक साल के अंदर होने वाली जो दो मुख्य फसल हैं, देखिए फसल तीन होती है, आपको पता होगा, रबी होती है, खरीफ होती है और जायद होती है। तो उनमें से जो दो मेन फसलें हैं जैसे रबी और खरीफ, दोनों फसलों के लिए आपको ये राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की? तो ये करने वाला है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इसके बारे में डिटेल्ड मैंने अभी बताया ही था आपको। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन रहे? तो ये रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और दूसरे नंबर पर रहने वाले, इनसे 2 गोल कम थे, मिशेल प्लाटिनी। जब तक मैंने खबर लिखी थी तब तक की बात है। अब अगला प्रश्न आता है, रज महोत्सव या रज महापर्व जो भी कहते हैं, परवा, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? मैंने बता चुका हूं इसके ऊपर, मुशफिकुर रहीम ने। जर्मनी और किस देश में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और उसके ट्रेड पर एक द्विपक्षीय, एक बायलैटरल जो गठबंधन है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये कौन सा देश है जर्मनी के साथ? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आता है कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ये जो योजना है या ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च की? तो ये की गई है, ये एक्टिविटी किसके द्वारा की गई? ये आपका सोशल मीडिया में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फेसबुक। फेसबुक ने जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के सामने जो ऐसा अश्लील या गलत क्या कहते हैं उसको कंटेंट होता है, तो वो उसको अगर आप देखते हैं तो उसको पहले तो रिपोर्ट करें, और आप उसको पहचानते हुए आप क्या करें, उसको शेयर ना करें, ऐसी चीज़ों को ना शेयर करें। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये एक एक्टिविटी की गई है। सॉरी अगेन। WHO तकनीकी सलाहकार समूह के अभी मानद सदस्य किसे बनाया गया है? तो मानद सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक अभी जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। एंड बस इसी के साथ हैव ए गुड डे।